मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कार्बनिक यौगिक वाले लेसन में अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति या नामकरण। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उनको नाम दिया गया और उनके नाम से ही उनकी पहचान हुई। और इस नामकरण पद्धति को हम कहते हैं IUPAC नामक एक संस्थान ने इस पद्धति को बनाया और उसी के नाम पर फिर उनका नामकरण किया जाता है। IUPAC पद्धति इसे कहते हैं। IUPAC का पूरा नाम पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है अति लघु में। तो इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। और इंग्लिश में हो गया I का मतलब हो गया इंटरनेशनल, U का हो गया यूनियन ऑफ, P का मतलब हो गया प्योर एंड A का मतलब हो गया अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम हो गया। अब इस पद्धति के आधार पर जो नियम बनाए गए वो नियम देखिए। पहला है, सबसे पहले किसी भी यौगिक का हम नामकरण करते हैं तो यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं और चयनित श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कार्बनिक यौगिक दिया गया इस तरह, यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, इसके साथ क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है इसलिए 1 2 3 यहाँ जुड़ गए, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ गए क्योंकि यहाँ पे 4 संयोजकता पूरी हो। 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसमें हमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो इस तरह चुनी जाती है। कार्बन 1 2 3 कार्बन हैं। अब इस श्रृंखला को चुनने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जैसे इंग्लिश में हम 1 2 3 करते हैं ना, इसी तरह इसमें है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या और उसका जो मूल शब्द बनता है। अगर श्रृंखला में कार्बन परमाणु 1 है तो उसका मूल शब्द क्या होगा, मैथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट कहते हैं उसे, और 8 है कार्बन की संख्या तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेथ। तो आपको 1 से 10 तक का किसी भी कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर उसका मूल शब्द क्या होगा वो याद रखना होता है। तो अगर आप 10 तक नहीं तो कम से कम 5 तक 6 तक आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि अगर 6 कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हेक्स कहेंगे। अगर श्रृंखला में 4 कार्बन है तो उसे क्या कहा जाएगा, ब्यूट। उसके बाद उसमें और संख्या और अक्षर जुड़ते हैं, शब्द जुड़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर 4 कार्बन है श्रृंखला में तो उस श्रृंखला को हम क्या नाम देंगे, ब्यूट से ही वो शुरू होगा। तो ये हो गया सबसे पहला नियम कि हम कार्बनिक यौगिक जो है उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, यानी हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे कि कितने हैं, 1 2 है या 3 है या 4 है। जैसे अब ये हो गया तो इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी होगी, कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, एथ। यहाँ पे कार्बन 3 है तो इस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, इसका मूल शब्द क्या होगा, प्रोप होगा। तो दूसरा, अब इसके बाद दूसरा नियम है कि चयनित कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह निकटतम होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन श्रृंखला हमने ले ली तो 4 1 2 3 4। अब यहाँ क्रियात्मक समूह का इसमें तो आपका क्रियात्मक समूह क्या है, सिंगल यानी एकल बंद इसमें क्रियात्मक समूह है। हो सकता है किसी में इस तरह लगा हो CH3CH2OH। अब इसको हमें चुनना है तो हम किधर से चुनेंगे, जिधर से OH, यानी OH क्या है, क्रियात्मक समूह में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो OH जिधर से पास होगा उधर से हम कार्बन की नंबरिंग शुरू करेंगे, यानी यहाँ पे इसका कार्बन का नंबर होगा 1, इसका नंबर होगा 2। तो इस नियम का कहने का मतलब आप समझ गए कि उस तरफ से हम श्रृंखला को गिनना, कार्बन को गिनना शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे निकटतम होगा।
अब तीसरा है कि अनुलग्न, कि जो आपने मूल शब्द था ये मैथ है ब्यूट, इसके साथ एक अनुलग्न जोड़ा जाता है और उसके बाद इसका पूरा नाम बन जाता है। तो अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी अनुलग्न। तो प्राइमरी अनुलग्न में कार्बन की श्रृंखला की असंतृप्तता या संतृप्तता दर्शाता है, जिसे कि हम मूल शब्द के साथ जोड़ देते हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि संतृप्त यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, और असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य, दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। तो अगर हमें किसी कार्बनिक यौगिक का नाम देना है, उसमें अगर प्राइमरी अनुलग्न लगा हुआ है, प्राइमरी अनुलग्न कौन से होंगे? 3 होंगे, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इनके ये है तो ये कौन से अनुलग्न कहलाएंगे? आपके प्राइमरी अनुलग्न। और इन प्राइमरी अनुलग्न को जोड़ने अगर लगे हैं उस कार्बनिक यौगिक में तो उनका हम नाम कैसे देते हैं? देखिए, एन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहा जाता है एन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें अनुलग्न जोड़ दिया जाता है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? आइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम जो मूल शब्द है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन का मूल शब्द मैथ है, यहाँ पे देखिए एक मैंने उदाहरण दिया है CH4, एक यौगिक है, इसका आपको नाम देना है। तो पहले हम इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे, तो कितनी है इसमें कार्बन की संख्या? 1 है, यानी ये क्या कहलाएगा? इसका मूल शब्द मैथ कहलाएगा। और उसके साथ हमें अनुलग्न जोड़ देना है एन, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम इसकी संरचना सूत्र बनाएं तो CH4 का जो संरचना सूत्र होगा वो क्या बनेगा? इस तरह बनता है, कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 हाइड्रोजन के द्वारा सिंगल बॉन्ड से संतुलित हो जाती हैं, यानी इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो इसलिए हमने इसके साथ इसका पूरा नाम क्या हो गया? देखिए, मैथ में हमने एन जोड़ दिया तो क्या हो गया? मेथेन। इसी तरह अगर हम ले लेते C2H6, अब इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं, यानी इसका मूल शब्द क्या होगा? एथ होगा, और एथ के साथ हमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एथेन। ठीक है। अब इसी तरह अगर किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बनों के बीच में, तो हम उसके मूल शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? ई। जैसे यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हो गया, तो इसका मूल शब्द क्या होगा? एथ होगा, और एथ में हमें क्या जोड़ देना है? ईन। तो क्या हो जाएगा? एथीन। एथ में अगर हम ईन जोड़ देंगे तो क्या बन गया आपका? इसका नाम जो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम आपको लिखना है UPSC नाम, तो क्या होगा? एथीन। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमें क्या लगाना होता है? आइन, यानी मूल शब्द के साथ आइन जोड़ दे। तो एक उदाहरण देखिए, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 और 2 कार्बन है, इसके मतलब मूल शब्द हो गया इसका एथ। एथ के साथ क्या जोड़ देंगे? आइन। तो क्या बन गया इसका नाम? एथाइन। IUPAC पद्धति में इस यौगिक का नाम क्या बन गया? एथाइन बन गया, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, कार्बन 2 हैं, तो इसलिए एथ के साथ आइन जोड़ दिया तो एथाइन बन गया। अब दूसरा है सेकेंडरी अनुलग्न। तो प्राइमरी अनुलग्न समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो प्राइमरी अनुलग्न कहलाते हैं। अनुलग्न यानी किसी भी अक्षर के बाद लगने वाला शब्द कहलाता है अनुलग्न। हिंदी में आप पढ़ चुके हैं ये, तो वो कहलाता है आपका अनुलग्न। अब है सेकेंडरी अनुलग्न। सेकेंडरी अनुलग्न इसको क्यों कहा गया? हो सकता है आपको जो यौगिक दिया जाए उसमें प्राइमरी अनुलग्न भी लगा हो और सेकेंडरी अनुलग्न भी लगा हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, फिर उसके आधार पर उसका नामकरण आप करिए। तो क्रियात्मक सेकेंडरी अनुलग्न में क्या आता है? ज़्यादातर क्रियात्मक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और वरीयता क्रम में क्रियात्मक समूह के लिए सेकेंडरी अनुलग्न निम्न प्रकार है। यहाँ देखिए, मैंने आपको सारणी में दिखाया है कि वरीयता क्रम सेकेंडरी अनुलग्न का कैसे देखते हैं। तो उसे हम देखते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, जैसे कि C हो गया, E हो गया, E,
ई एस हो गया एल्डिहाइड। तो इस तरह हम उनको क्रियात्मक समूह, देखिए संरचना सूत्र इसका है और इसका सेकेंडरी अनुलग्न क्या लगेगा उस मूल शब्द के साथ। तो अगर हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, इसका संरचना सूत्र होता है सी सिंगल बॉन्ड COOH, यानी ये पूरा ग्रुप जो है वो क्या है, क्रियात्मक समूह है। और कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक। और इसका हमें जो सेकेंडरी अनुलग्न लगाना है वो क्या लगेगा, ओइक अम्ल, यानी आपका जो मूल शब्द है उसके साथ क्या लग जाएगा, ओइक अम्ल जुड़ जाएगा। मान लीजिए आपका एक यौगिक है, इस तरह कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है CH3COOH। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कार्बन देखना होता है कि उस यौगिक में कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन हो गया। इसके मतलब मूल शब्द क्या होगा, एथ होगा। और फिर हमें इसके साथ क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी ओइक अम्ल इसका अनुलग्न जोड़ना है। तो हम इस एथ में क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल और जोड़ देंगे। तो क्या ये बन गया आपका मिला के शब्द एथेनोइक अम्ल। ये इसका आपका CH3COOH का नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। अब इसी तरह अगला क्रियात्मक समूह है एसिड एल्डिहाइड, यानी COOX। X जो है यहाँ पर एल्डिहाइड को दिखाता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एल्डिहाइड हैलाइड इसमें यूज़ हो सकता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, एसिड हैलाइड। यानी आपका जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसी में OH हट के क्या जुड़ जा रहा है, एक एल्डिहाइड जुड़ जाता है, हैलाइड जुड़ जाता है। तो आपका बन गया एसिड हैलाइड क्रियात्मक समूह। और इसमें क्या जोड़ते हैं, ओइल हैलाइड, यानी आपका जो यौगिक है उसके अनुलग्न में क्या जोड़ा जाएगा, ओइल हैलाइड। हैलाइड को जो होगा, अगर क्लोराइड है तो ओइल क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन है तो ओइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो ओइल आयोडाइड हो जाएगा। आगे में मैं अभी उदाहरण से आपको समझाऊंगी। फिर इसके बाद है एसिड एमाइड हो गया, CONH2, इसमें भी जुड़ता है एमाइड शब्द जुड़ जाता है मूल शब्द के साथ अनुलग्न एमाइड। एस्टर है, अगर क्रियात्मक समूह COOR है तो OH जुड़ जाता है मूल शब्द के साथ। साइनाइड अगर क्रियात्मक समूह CN है तो नाइट्रिल जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। संरचना सूत्र जो इसका है, एल्डिहाइड CHO अगर लगाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। और उसमें क्या जुड़ जाता है, अल जुड़ जाता है। कीटोन है, संरचना सूत्र इसका होता है C डबल बॉन्ड O, तो इसमें ओन जुड़ जाता है। अल्कोहल है, इसका क्रिया संरचना सूत्र होता है OH, इसमें जुड़ेगा ऑल मूल शब्द के साथ। और ये एमीन है, इसका होता है संरचना सूत्र NH2, और जो यौगिक दिया है मूल शब्द के साथ उसमें एमीन जुड़ जाएगा। तो IUPAC का जब भी हम किसी भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसका क्रम देखिए इस तरह होता है। एक होता है पूर्व अनुलग्न, पूर्व अनुलग्न में आपके ये हैलाइड आ जाते हैं। फिर मूल शब्द आ गया, मूल शब्द के साथ अगर उसमें प्राइमरी अनुलग्न है तो प्राइमरी अनुलग्न जुड़ गया, प्लस फिर सेकेंडरी अनुलग्न जुड़ेगा। तो इस तरह उसका क्रम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उदाहरण ये किताब में से आप देखिए कि कुछ उदाहरण आपको दिए हैं।